स्टमक, सभी जानते हैं स्टमक के बारे में। स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को एकत्र करना या भोजन का संग्रहण करना। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कहाँ जाता है? स्टमक में। अब इसका आकार, शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और विड्थ या चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर। अब ये ऐसी मसल से बना हुआ होता है कि ये भोजन की मात्रा या अमाउंट ऑफ फूड के आधार पर अपना आकार को बढ़ा वा घटा सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप नॉर्मल जो फूड खाते हैं, इसके अलावा कभी कभी जब कोई भोजन ज्यादा टेस्टी बनता है ना घर में, तो हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, तो वो भी हमारे स्टमक में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने शेप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है फूड के अमाउंट के अंदर। तो इसका अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है लगभग 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक। और ये किस पर डिपेंड करता है? हमने जो भोजन ग्रहण किए हैं उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के आधार पर। जैसे कि अगर हमने कोई भोजन ग्रहण किया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि आलू, पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन स्पेशली क्या होता है? स्टार्च। एक मूवमेंट है, इसके बारे में जब याद आता है, हम 11th में थे। 11th में था डाइजेस्टिव सिस्टम जहां तक, तो 11th या 12th में, नहीं अभी 11th में है ना। हाँ, उस समय 12th में था। हाँ, अभी 11th में है, पहले 12th में था। तो प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी, बाहर से जो टीचर्स आते हैं वो बाइबल लेते हैं। अब 11th का प्रैक्टिकल थे, बाइबल लेने वाले कोई सर आए थे। हम 3 फ्रेंड्स को खड़ा किए, बोले इनसे आप लोग पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना है। टीचर को बोले इनसे आप लोग पूछ लो, इनसे बन गया तो ठीक, नहीं तो बाकी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब हमसे पूछा तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बताइए आलू में क्या होता है? आलू में क्या पाया जाता है? तो बस हमें भी याद था कि कार्बोहाइड्रेट, बस कार्बोहाइड्रेट बोल दिए। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, लेकिन स्पेशली क्या पाया जाता है? इसमें स्पेशली स्टार्च पाया जाता है। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो लगभग 2 घंटे स्टमक में रह सकता है। ठीक है, 2 घंटे में उसका पाचन हो जाता है। अब इसके बाद ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन, तो वो लगभग 4 घंटे स्टमक में रह सकता है। इसके अलावा ऐसा भोजन जिसमें फैट ज्यादा है, तो वो 4 से 6 घंटे तक इसका डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, अब यदि हम स्टमक के पार्ट देखें तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक पार्ट, और तीसरा होता है पाइलोरिक पार्ट। तो इसका नाम कार्डियक पार्ट इसलिए रखा गया है, क्योंकि ये यहां पर कहीं हार्ट होता है ना, तो हार्ट या कार्डियक मसल्स के पास में होता है, इसलिए इसका नाम रखे हैं कार्डियक पार्ट। सेकंड है फंडिक पार्ट। तो अमाशय का या स्टमक की जो मेन बॉडी होती है वो होता है फंडिक पार्ट या फंडस। और लास्ट वाला पार्ट जो डियोडिनम को जोड़ता है, डियोडिनम से जोड़ता है, उसे बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। इन सभी पार्ट्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कार्डियक पार्ट पे जो ग्लैंड्स पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? कार्डियक ग्लैंड्स। फंडिक पार्ट में जो ग्लैंड्स पाए जाएंगे उनको फंडिक ग्लैंड्स, और पाइलोरिक पार्ट में जो पाए जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ग्लैंड्स। अब आमाशय में जो मुख्य सीक्रेशन है, आमाशय के द्वारा क्या स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है? HCl। जो लोग एंटासिड लेते हैं या जैसे इनो वगैरह,
तो उनके शरीर में HCl के सीक्रेशन कम हो जाता है। HCl का मुख्य काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा यदि हम कभी संदूषित या प्रदूषित भोजन खा लेते हैं, जैसे कि कुछ भोजन है जिसमें हानिकारक बैक्टीरियाज हैं, या हम जो पानी पीते हैं, कई बार हम बाहर जाते हैं, पानी साफ नहीं है ना, दिखने में तो साफ होता है लेकिन उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, तो उनका डाइजेशन के लिए HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे कुछ लोगों को गैस हो जाता है, गैस होती है, तो वो क्या काम करते हैं? इनो ले लेते हैं ना। तो इनो से होता क्या है, ये जो फंडिक पार्ट है, फंडिक पार्ट की कुछ सेल्स हैं जो HCl का स्त्रावण करती हैं, वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है? HCl का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्यादातर इनो पीते हैं, लोगों की आदत होती है या जिन्हें टेस्ट में अच्छा लगता है, वो इनो कई बार पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है? उनके स्टमक में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि HCl का सीक्रेशन कम हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और हमें खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाते समय पानी कम से कम पीना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। सुने होंगे आपने कि खाना खाते समय पानी कम से कम पीना चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या है? पानी के पीने से क्या होगा? जो HCl है वो डाइल्यूट हो जाता है या तनु हो जाता है। इससे क्या होगा? हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको डाइजेस्ट करने की एफिशिएंसी HCl में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि डाइल्यूट है और कॉन्सेंट्रेट है, तो कॉन्सेंट्रेट है तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से फूड को डाइजेस्ट करेगा, या इसके अलावा जो बैक्टीरियाज है, हानिकारक बैक्टीरियाज है, उनको गला देगा या डाइजेस्ट कर देगा। तो इसीलिए खाना खाते समय कम से कम पानी पीना चाहिए। खाना हमारा हो जाए उसके आधे घंटे बाद या खाना खाने के आधे घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय कम से कम पानी पीना चाहिए। ठीक, अब इसके पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है कार्डियक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट कौन सा है? ईसोफेगस, जहां से जुड़ता है ईसोफेगस ना, तो ये वाला पार्ट है कार्डियक पार्ट, जो हार्ट या कार्डियक मसल्स के पास में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखे हैं कार्डियक पार्ट। अब कार्डियक पार्ट में पाई जाने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या बोलेंगे? कार्डियक ग्लैंड्स। और ये मुख्य रूप से किस चीज का सिक्रीशन करती हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और खासकर म्यूकस, म्यूकस का स्त्रावण करती है। अब ये जो म्यूकस है इसका मुख्य काम क्या है? फंडिक पार्ट से HCl रिलीज होता है। अब HCl का मुख्य काम होता है डाइजेशन, तो ये स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है स्टमक की सेल को। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए म्यूकस काम आता है। तो म्यूकस का मुख्य काम क्या होता है? चिकनाहट प्रदान करना। तो ये स्टमक की जो सबसे आंतरिक स्तर है, ये सबसे यदि इनर लेयर की बात करें तो यहां पर ये इसकी लेयर्स पाई जाती है जो HCl को स्टमक को डाइजेस्ट करने से रोकती है ना। अगर इसका सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा स्टमक को ही HCl डाइजेस्ट कर लेगा। तो इससे बचने के लिए कार्डियक सेल से क्या रिलीज होते हैं? म्यूकस, या इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म। अब सेकंड पार्ट है फंडिक पार्ट, या इसी का एक और नाम है फंडस। तो फंडिक पार्ट आमाशय या स्टमक की मेन बॉडी है ना, और इससे जो ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें जो रहती हैं उन्हें बोलेंगे फंडिक ग्लैंड्स। तो फंडिक ग्लैंड्स ये 4 टाइप की होती हैं मेनली। तो इसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट है इसमें भी म्यूकस सेल्स। तो म्यूकस सेल्स किसका स्त्रावण करेंगी? म्यूकस का। इसके अलावा जो सेकंड सेल है वो है जाइमोजेन सेल्स। सुना है नाम? जाइमोजेन सेल्स से क्या रिलीज होता है?
बताओ, किसी को पता है? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन क्या होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो ये इसके इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है। आगे चलकर पेप्सिनोजेन जब HCl रिलीज होता है तो HCl पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है और किस में चेंज कर देगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किस किस में? प्रोटीओजेस में और पेप्टोन्स में। इसके अलावा कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन में तोड़ देता है। और ऐसे ही होता है प्रोरेनिन, ये भी HCl की उपस्थिति में एक्टिव हो जाता है और क्या बनाएगा? रेनिन। तो रेनिन का मुख्य काम क्या होता है? मिल्क प्रोटीन का पाचन। तो मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन। मिल्क में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है जिसका पाचन कौन करता है? रेनिन, है ना। तो ये बाल्यावस्था में या चाइल्ड में, बच्चों में ये ज्यादा एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मुख्य भोजन होता है मिल्क। तो मिल्क के डाइजेशन के लिए रेनिन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे एडल्ट होते हैं, हमारी बॉडी में बात करें तो प्रोरेनिन का जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और एक एज पर आकर इसका सिक्रीशन बंद हो जाता है प्रोरेनिन का। अब जैसे ही मिल्क हमारे स्टमक में जाता है तो सबसे पहले मिल्क किसमें बदलता है? दही में। दूध से दही बनता है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम मिल्क का डाइजेशन होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म आसानी से आगे बढ़ सकता है ना। तो उसमें जो प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए दूध पहले दही में परिवर्तित होता है और उस दही को जो रेनिन है आगे चल के यह क्या किसमें चेंज कर देगा? पॉलीपेप्टाइड चेन में या पेप्टोन्स में। और आगे चल के फिर इनका एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? अवशोषण इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो जाइमोजेन से क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन बाल्यावस्था में अधिक मात्रा में स्रावित होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म। अब इसके अलावा जो तीसरी सेल्स हैं कौन सी हैं? ऑक्सिंटिक या पैराइटल सेल्स। ये किस चीज का इस्तेमाल करेंगी? HCl। क्या नाम है इसका? स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही। HCl। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl डायरेक्ट रिलीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये HCl के फॉर्म में रिलीज होगा तो जिन सेल में ये बन रहा है ना, जिन सेल में इनका सिक्रीशन हो रहा है ये उन्हीं को डाइजेस्ट कर लेगा। इसलिए इसमें H+ आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग रिलीज होते हैं और आगे चलकर ये HCl का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। तो कभी भी HCl डायरेक्ट फॉर्म में रिलीज नहीं होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग रिलीज होते हैं और निकलने के बाद में ये स्टमक में आकर क्या HCl फॉर्म करते हैं। अर्जेंटाफिन सेल। अब ये वाली जो सेल है ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। कौन कौन से हार्मोन? एक है गैस्ट्रीन और दूसरा है सीरोटोनिन। ये क्या है? हार्मोन्स है। अब अर्जेंटाफिन सेल से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन। इनका मुख्य काम क्या होता है? इसको ऊपर लिख दो, क्या नहीं दिख रहा है? पीछे वाले दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बताओ। नहीं दिख रहा है तो बोला करो।
ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, लास्ट सेल है अर्जेंटाफिन सेल्स। तो ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, गैस्ट्रीन और सेरोटोनिन। अब इसमें जो गैस्ट्रीन हार्मोन है ये एचसीएल के सिक्रीशन को नियंत्रित करता है कि कितनी मात्रा में एचसीएल का सिक्रीशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एचसीएल के सिक्रीशन और रेगुलेशन कौन नियंत्रित करता है? गैस्ट्रीन हार्मोन। तो जब गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज होगा उसी के बाद में ये ऑक्सिंटिक या पेराइटल सेल को एक्टिवेट करेगा ताकि एचसीएल रिलीज हो। तो फंडिक पार्ट में 4 टाइप की ग्लैंड्स हैं, म्यूकस सेल्स, जाइमोजेन सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स और अर्जेंटाफिन सेल्स। तो इन सभी के सीक्रेशन याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ये आएगा कि एचसीएल को स्त्रावित करने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। तो कौन सी सेल एचसीएल का स्त्रावण करती है? ऑक्सिंटिक या पेराइटल सेल्स। अब लास्ट पार्ट है या तीसरा, पाइलोरिक। और पाइलोरिक पार्ट में पाई जाने वाली ग्लैंड्स क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ग्लैंड्स। अब इनसे मुख्य रूप से क्या क्या रिलीज होता है? म्यूकस, सेरोटोनिन और लास्ट है गैस्ट्रीन। ये भी दोनों हार्मोन और म्यूकस इन 3 चीज का स्त्रावण करती है। तो गैस्ट्रीन का मुख्य काम क्या है? एचसीएल के स्त्राव को नियंत्रित करना तथा उसको रेगुलेट करना कि कितनी मात्रा में गैस्ट्रीन हार्मोन का गैस्ट्रिक जूस या जिसे एचसीएल बोलते हैं उसका स्त्रावण होगा। तो अब 2.3 लीटर प्रतिदिन इतना गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में बनता है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे थे स्टमक के बारे में। तो स्टमक का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, या हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको स्टोरेज करना। अब इसका आकार लगभग जे शेप में होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। अब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आमाशय में लगभग 2 से लेकर 6 घंटे तक रह सकता है और ये डिपेंड करता है हमने किस टाइप का भोजन ग्रहण किया है। अब भोजन के मेन कंपोनेंट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है ना। तो इनकी मात्रा के आधार पर फूड स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है उसका डाइजेशन लगभग 2 घंटे में कंप्लीट होता है। तो ऐसा फूड 2 घंटे तक स्टमक में रहता है। फिर यदि हम जो फूड लिए हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो वो कितनी देर तक रहेगा? लगभग 2 घंटे से 4 घंटे तक। इसके बीच में उसका डाइजेशन हो जाता है। अब इसके बाद में फैट। तो ऐसा भोजन जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, जैसे हम कुछ ऑयली फूड खाते हैं, है ना, जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो लगभग 4 से 6 घंटे तक हमारे स्टमक में उसका डाइजेशन होता है। इसके अलावा इसमें एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? स्टमक में कोई चीज एब्जॉर्ब या अब्जॉर्प्शन होता है? एल्कोहल का। स्टमक में एल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा हम जो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन की कुछ मात्राएं स्टमक में एब्जॉर्ब होती, तो मेडिसिन और एल्कोहल। ठीक, अब इसके 3 पार्ट हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। तो ऐसी ग्रंथियां या ग्लैंड्स जो कार्डियक पार्ट में पाई जाएंगी उनको बोलेंगे कार्डियक ग्लैंड्स। और ये मुख्य रूप से म्यूकस का स्त्रावण करती हैं जो एचसीएल के द्वारा आमाशय को डाइजेस्ट करने से रोकती है। अगर म्यूकस का स्त्रावण नहीं होगा तो एचसीएल क्या है स्टमक की सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए म्यूकस का स्त्रावण होता है। सेकेंड पार्ट है फंडिक पार्ट। ये स्टमक की मेन बॉडी वाला पार्ट है या मध्य का भाग है जिसमें पाई जाने वाली 4 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जिसमें पहली है म्यूकस सेल या श्लेष्म ग्रंथियां,
तो ये श्लेष्म का हिंदी में इसका नाम है क्या, श्लेष्म। तो म्यूकस ग्लैंड या म्यूकस सेल्स किसका स्त्रावण करेंगी, म्यूकस का। अब सेकंड है जाइमोजेन सेल। तो ये दो टाइप के एंजाइम्स को सीक्रेट करती है इनएक्टिव अवस्था में या अक्रिय अवस्था में। तो ये है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजेन का मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन, है ना। तो ये किस में चेंज होता है, पेप्सिन में, और इसके लिए एचसीएल की आवश्यकता होती है। जब एचसीएल सीक्रेट होगा उसी के बाद ही पेप्सिनोजेन किस में चेंज होगा, पेप्सिन में। और पेप्सिन आगे चल के प्रोटीन्स को किन किन चीजों में तोड़ेगा, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ठीक है। अब इसके बाद है प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन एचसीएल की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा, रेनिन में। इसमें एक चीज है कि जैसे ही पेप्सिनोजेन की कुछ मात्रा पेप्सिन में चेंज होगी तो इसके बाद में एचसीएल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही पेप्सिन की का कुछ अमाउंट एक्टिव होता है, ये पेप्सिन बाकी पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज कर देता है। तो सिर्फ कुछ अमाउंट को एक्टिव करने के लिए ही एचसीएल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रोरेनिन एचसीएल की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा, इसके एक्टिव फॉर्म रेनिन में। और रेनिन का मुख्य काम है मिल्क प्रोटीन या मिल्क में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन, उसका डाइजेशन करना। और ये ज्यादा मात्रा में कब सीक्रेट होता है, बच्चों में। इसको बोलते हैं शैशव अवस्था या चाइल्डहुड। ठीक। और जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं प्रोरेनिन की सीक्रेशन का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाता है। अब इसके बाद में तीसरी सेल है ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल। तो ये एचसीएल का स्त्रावण करती है। और एचसीएल का मेन काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा जो भी हानिकारक बैक्टीरिया जो फूड के साथ या वाटर इनके साथ में आते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देना या उनको किल करना। ठीक। इसके बाद में है और एचसीएल फॉर्म में रिलीज नहीं होता है, ये अलग अलग हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के फॉर्म में रिलीज होता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, क्लोराइड शिफ्ट। सुना है किसी ने, नहीं सुना? ठीक है, जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें आता है क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट में एक छोटा सा बता देता हूं। ये आरबीसी है और इस समय आरबीसी और प्लाज्मा। तो आरबीसी में बनता है क्या, बाइकार्बोनेट आयन H2CO3। तो H2CO3 किस किस में टूटता है, H+ और HCO3 में। ठीक है। अब H+ तो Hb यानी हीमोग्लोबिन की गतिविधियों के द्वारा ये निष्क्रिय हो जाता है। बचता कौन है, HCO3। तो HCO3 क्या होता है, विसरणशील होता है। तो विसरण की गति ये डिफ्यूजन के द्वारा ये कहां चला जाता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में चला गया HCO3। अब प्लाज्मा में रहते हैं सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये सोडियम के साथ में क्रिया करके NaCO3 बना लेता है। ठीक। अब यहां पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा में कमी आ जाएगी। ठीक है। तो इसकी मात्रा को पूरा करने के लिए और आयन एक्सचेंज को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन इसमें आ जाते हैं, किसमें, आरबीसी में। तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, यानी शिफ्टिंग हो गई। यहां से आरबीसी से क्या हुआ, HCO3 बाहर गया और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आ गया। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो कुछ इसी तरीके से HCl का सिक्रीशन होता है। तो HCl के सिक्रीशन में भी क्या होगा, H+ आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग रिलीज होंगे, जो आगे चल के क्या बना लेंगे, HCl ना। अगर HCl इसके ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज होगा तो जिस सेल में HCl बनता है वो उन्हीं को डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ये दोनों अलग अलग रिलीज होते हैं। ठीक है। अब लास्ट है अर्जेंटाफिन सेल्स। तो अर्जेंटाफिन सेल्स दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन और सेरोटोनिन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है, HCl के स्त्रावण को नियंत्रित करना। ठीक है। अब लास्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों को बोलेंगे पाइलोरी ग्लैंड्स। ये खासकर तीन चीज का स्त्रावण करती है, म्यूकस, सेरोटोनिन और गैस्ट्रीन। ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो इसकी पिक्चर क्लिक कर लो।
अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, मतलब कि अगर हम इसकी एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी लेयर दिखेंगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी लेयर्स होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो सबसे आंतरिक लेयर है उसका नाम है म्यूकोसा। अब इसके बाद जो सेकंड लेयर पाई जाती है उसका नाम है सब म्यूकोसा। और इसके बाद कौन सी लेयर पाई जाती है, मस्क्यूलेरिस, जिसमें भी दो लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। सबसे पहले नहीं, सबसे अंदर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। और सबसे बाहरी जो लेयर है उसका क्या नाम है, सेरोसा। तो स्टमक की हिस्टोलॉजी या इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में चार लेयर पाई जाती हैं। तो सबसे बाहरी लेयर है सेरोसा, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है या संयोजी ऊतक। स्टमक की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो कौन सी है, सेरोसा। या फिर एक कंडीशन दे दिया आपको कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपको सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टमक को काटना पड़ेगा। तो स्टमक को काटने के लिए आपको सबसे पहले कौन सी लेयर को काटना होगा, कौन सी लेयर, सेरोसा। तो सेरोसा के बाद में कौन सी लेयर आती है, मस्कुलरिस, जिसमें दो लेयर है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर लेयर। ठीक है, ये मसल्स लेयर है असल में, या जिसे पेशियां बोलते हैं। तो इन्हीं मसल्स लेयर के कारण क्या होता है, जब हम ज्यादा फूड ले लेते हैं तो स्टमक का जो शेप है या आकार है थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसके बाद में कौन सी लेयर आती है, सब म्यूकोसा, और सबसे आंतरिक लेयर है म्यूकोसा। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने का नहीं, सिर्फ हमें इन चारों लेयर के बारे में पता होना आवश्यक है। ठीक, इसे लिख सकते हैं हिस्टोलॉजी है कि इंटेस्टाइन की जो सरफेस है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, और उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। विलाई, और विलाई के अंदर भी कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, सब फोल्ड्स, यानी कि उंगली नुमा उभार। फोल्ड्स को क्या बोलेंगे, उभार। तो इंटेस्टाइन की सरफेस में कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं विलाई। अब उन विलाई में भी कुछ उप उभार या सब फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है क्रिप्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, लीवर कोन। लीवर कोन की क्रिप्ट कहां पर पाई जाती है, क्वेश्चन आता है तो वो पाई जाती है इंटेस्टाइन में। अभी इसके बाद पढ़ेंगे स्टमक के